आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले अगर आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है, मजबूत स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं, पहले से ही सोच करके रखा है कि क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, किसे बाद में करना है, किसे पहले करना है, तो आपके अटेम्प्ट हाई हो जाते हैं। अटेम्प्ट हाई होने का यही एक तरीका होता है। एक तो आपकी तैयारी अच्छी रहे, दूसरी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी रहे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस लिहाज या इस एटीट्यूड से जा रहे हैं कि अच्छा जैसा आपको पेपर आएगा देखेंगे, जो मन करेगा करेंगे, तो अटेम्प्ट आपके ऑलरेडी डाउन रहेंगे, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे, आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। आपको पता है आरआरबी में केवल 2 ही पेपर आते हैं प्रीलिम्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। 40-40 नंबर के होंगे। 45 मिनट का कंपोजिट समय यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्या आता है, तो सबसे पहले आपको जो सवाल करने हो क्या है, नंबर सीरीज के खोज करके करने हैं। जरूरी नहीं कि पहले आपको 5 नंबर के नंबर सीरीज दिए जाएं, कई बार बाद में भी रहते हैं, तो आप देख लीजिए कहाँ पे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप कर लीजिए, आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करिए। फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन है अप्रॉक्सीमेशन, दोनों एक ही चीज़ है। इसके सवाल आपको करने हैं। कितने सवाल रहेंगे, 10 सवाल या 15 सवाल हो सकते हैं। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर का हुआ तो ये तो नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन 10 या 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पूछा जाएगा। डिपेंड करता है, सिंप्लीफिकेशन अगर 5 नंबर का है तो DI 1 बढ़ सकती है। इसके बाद ये अगर आप कर लेते हैं तो ये करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट का समय लगेगा, और इन 5-6 मिनट में आप अपने कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आराम से सिक्योर कर सकते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन है 5 नंबर का ये रहे, 5 नंबर का ये रहे, 5 नंबर 15 नंबर, 10 का ये रहे, 5 का ये रहे, तो 20 नंबर। ऐसे आप अपने 15 से 20 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। किसमें, इन्हीं वाले टाइप के क्वेश्चंस में। हमेशा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पहले खींच लें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। हमको अगर पहला सवाल मिल गया पैराग्राफ DI का, हम उसे करने में लग गए, 5 मिनट निकल गए, हो भी नहीं पाया, कॉन्फिडेंस गया। कॉन्फिडेंस जैसे ही आपका लूज़ हुआ, एग्ज़ाम खराब होना निश्चित है, तय है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप फिर अपने विचारों के लूप में फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाया, ऐसा वैसा। फिर आता है आपका अर्थमेटिक और DI। अर्थमेटिक और DI में कौन सा पहले करें सर? देखिए ये कोई बच्चों वाला खेल तो है नहीं कि मैं आपको कह दूं DI पहले कर लो या अर्थमेटिक पहले कर लो। दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। मतलब ऐसा नहीं बहुत हाई फाई कुछ पूछा जाएगा और आप कर नहीं पाओगे अगर मैंने कह दिया DI नहीं पहले करना है या अर्थमेटिक। दोनों का लगभग सेम लेवल रहेगा। आपको 5 एक DI करोगे 5 नंबर मिलेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आप टेबल बना लेंगे। अर्थमेटिक करेंगे तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। सेम ही समय लगना है हर एक पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक आपको पता है, तो आपको अगर अर्थमेटिक का सवाल मिल रहा है और आप जान रहे हो कि वो सवाल आपसे हो सकता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं अर्थमेटिक के जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, जैसे एवरेजेस हो गया, एजेस हो गया, तो अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं है तो आप अर्थमेटिक के सवाल मिल रहे हैं करते चलिए। जहाँ DI मिल जाए DI कर लीजिए। लेकिन एक बात आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको कोई भी पैराग्राफ जो DI है वो आपको शुरुआत में नहीं करनी, या फिर जो केसलेट DI आती है वो शुरुआत में नहीं करनी, चाहे वो कितनी ही आसान क्यों ना लग रही हो, 4 लाइन की हो, नहीं करना। आसान होगी तब भी तो हो ही जाएगी, आखिरी में करना, क्योंकि अगर कहीं फंस गए किसी भी पॉइंट में पैराग्राफ DI में, फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल होता है उससे, और वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ नहीं, आप 1 साल और अपना जो सिलेक्शन है उसको बढ़ा लेते हैं। तो शुरुआत में आपको पाई चार्ट मिल रहा है, बार ग्राफ मिल रहा है, लाइन ग्राफ मिल रहा है, या कोई मिक्स ग्राफ आपको मिल रहा है तो आप इन्हें करिए। टेबल आपको मिल रही है, टेबल DI मिल रही है तो आप इन्हें करिए। आप इन DIs को करेंगे तो आपके जैसे पाई चार्ट, बार या लाइन ग्राफ है, तो अगर आप टेबल बना रहे हैं इसमें, तो आपको टेबल बनाने में कितना समय लगेगा? 60 to 80 सेकंड लगता है, जो प्रीलिम्स लेवल का होता है। 60 to 80, मैं मॉक की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में लेकर के चलिए। तो 60 to 80 सेकंड लगेगा। उसमें अगर आप टेबल बना लेते हैं जो भी डेटा दिया गया है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन में आपको 20 से 25 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि फिर टेबल जब तैयार होता है तो रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस निकालना है, बस वही लगता है और कुछ नहीं समय लगता। फटाफट डेटा आपके सामने रहता है, आप निकाल लेते हैं। फिर आपके पास जब अर्थमेटिक और DI करके जब समय बचे तो आप किस पे अपना समय दें? पैराग्राफ DI पे दें। लेकिन पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लें तो आप अगर 15 क्वेश्चन आप कर रहे हैं मिसलेनियस के, और उसके बाद आप अगले जो 15 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं DI और अर्थमेटिक को मिला करके, तो फिर जो आपका 5 नंबर का पैराग्राफ DI आ रहा है तो उसे आप कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन शुरुआत में अगर करेंगे तो दिक्कत की बात है, फंस गए
तो फिर बड़ी टेंशन वाली बात होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो पहले मिसलेनियस, देन अर्थमेटिक एंड डीआई। डीआई में पैराग्राफ डीआई पहले नहीं करना है। और या फिर अगर इनमें से भी कोई ऐसी टेबल आ जाए, जैसे कोई मिसिंग टेबल आ गई, अब उसमें आपको लग रहा है बहुत कैलकुलेटिव हो रही, तो पहले उसे छोड़ करके चलो, क्योंकि भाग नहीं रही कहीं वो, उसे मार्क कर लो आखिरी में करने के लिए। पहले जो इतने आसान क्वेश्चन है आप सबसे पहले कर लो, क्योंकि उनमें समय कम लगेगा। हर एक क्वेश्चन का एक ही नंबर है, चाहे कितना कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो। ये एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा नंबर सीरीज में, कि आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करिएगा। हमेशा नंबर सीरीज में टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। 4 या 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका जो लॉजिक होता है पहचानना मुश्किल होता है। अगर आपको 40 सेकंड से ज़्यादा का समय लग रहा है किसी क्वेश्चन का लॉजिक तक पहुंचने में, समझ नहीं आ पा रहा है, जो चीज़ें थी आपने सब लगा ली लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप आगे बढ़ जाओ, मार्क कर लो बाद में करने के लिए। क्योंकि आप अगर उसे कर भी लिए, लेट से आपने 2 मिनट का समय लगाया और आपने उसे कर भी लिया, तो भी एक ही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे नहीं करते और उतनी देर में आप बाकी क्वेश्चन करते, तो हो सकता था कि इस 2 मिनट में आप सिंप्लीफिकेशन पूरा कर लेते, तो आप 5 से 10 नंबर प्राप्त कर सकते थे। तो आपकी मेहनत ये नहीं देखी जाएगी, आपने कोई बहुत कठिन सवाल किया तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं, एक ही नंबर मिलेगा। तो ऐसा सवाल जो फंसा रहा है उसे आप स्किप करें। तो ईगो में नहीं रहना, कि चाहे डीआई हो चाहे अर्थमेटिक हो, किसी में भी, कि ये सवाल कैसे मेरे से नहीं हो रहा, जब तक कर नहीं लूँगा आगे नहीं बढ़ूँगा। क्योंकि ये एटीट्यूड आपका अटेम्प्ट कम करवाता है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अर्थमेटिक का ही कोई सवाल है आ गया है, आपको समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक होगा, क्या दिया गया डेटा कैसे प्रयोग करना है, तब तो कर लीजिए। आप 5 बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ पा रहा, तो फिर उसे 6 बार पढ़ के क्या फ़ायदा है। इससे बेटर ये है कि उसे मार्क कर लीजिए, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलिए। समय बचेगा तो फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की, और ऐसे बच्चे ही निकाल भी पाते हैं एग्ज़ाम को। अगर हम बात करें किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारा, कि मिसलेनियस का सेक्शन आता है जिसमें आपके सिलॉक्स, अब ये मैं जो लिख रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि सबके पेपर में सारे सेट यही आ जाएं। मतलब सिलॉक्स रहेगा, इनइक्वलिटी रहेगा, इनइक्वलिटी के साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग आपका पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके साथ आपका एक आपके इसमें प्रीलिम्स में पूछा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी पूछा जा सकता है और अल्फ़ाबेट सीरीज या नंबर सीरीज, मैंने कोर्स में करवा रखा है आपको, अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज, जिसमें ऐसे लिख देता है HCF ऐसे करके जो रहता है ना, 5 ऐसे रहते हैं, या फिर 2 3 1 4 5 6 ऐसे करके ये वाले सवाल, तो ये आपके पूछे जाते हैं। फिर डायरेक्शन सेंस आपका रहेगा, डायरेक्शन सेंस के अलावा आपका ब्लड रिलेशन रहता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग रहेगा। तो ये आपके मिसलेनियस वाले सवाल हैं। इनमें से कम 15 क्वेश्चंस, या अगर आपकी लास्ट वाली शिफ्ट कोई है तो हो सकता है 10 क्वेश्चंस आपके मिले, बाकी के क्वेश्चन या मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं, डिपेंड करेगा शिफ्ट के ऊपर, क्योंकि 4 से 5 पजल्स आपके पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट की जो शिफ्ट रहती है वहाँ पजल्स की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी पजल्स भी कुछ पूछ ली जाती हैं। तो 15 से 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस यहाँ मिसलेनियस रहेंगे, और इन्हें करने में जो समय लगेगा आपको वो 6 से 7 मिनट का समय लगेगा इन्हें करने में। तो आप अपना 6 से 7 मिनट सबसे पहले मिसलेनियस के सवाल को दो। पजल भले ही आपको दिख रही कि अच्छा बहुत आसान सी है सर, बहुत छोटी सी पजल थी, पहले करना शुरू कर दिया, ना करना पहले। क्यों? कोई भरोसा नहीं कि उसमें कितनी पॉसिबिलिटी निकले, आप कर पाएँ ना कर पाएँ, किसी जगह अटक जाए कि कोई कंडीशन गलत लिख लिया शुरुआत में, क्योंकि जहाँ पे शुरुआत ही आपकी डाउटफुल हो गई और गलत हो गई तो पेपर आपका अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप दिमाग में फिर फंसे रह जाओगे, हमारा वो समय भी चला गया, क्वेश्चन भी नहीं हो पाया। तो प्रयास ये करिए कि सबसे पहले जो मिसलेनियस वाले आसान से सवाल इन्हें कर लीजिए, आपको 15 से 20 नंबर भी प्राप्त हो जाएंगे, समय भी कम लगेगा। फिर जो समय बच रहा है उसे आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में दीजिए। यहाँ पे क्या आपके लिए सावधानी बरतने वाली बात है वो भी मैं आपको बता के चलता हूँ। आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में एक जगह फंसाया जाता है, वो होता है जो अनसर्टेन वाले सवाल होते हैं, अनसर्टेन पजल या सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले होते हैं। पहले कभी भी इन्हें मत करिए, हमेशा इसको लास्ट के लिए बचा के रखिए, क्योंकि इसका भी पैराग्राफ डीआई की तरह कोई भरोसा नहीं, हो पाए ना हो पाए। आप कंडीशन गलत पढ़ लें, कर ही ना पाएँ तो होगा क्या, समय भी गया, सवाल भी नहीं हो पाया, गलत भी हो गया, फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आप बहुत कठिन पेपर आया, आप नहीं कर पाओगे। तो इन्हें पहले ना करें। बाकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर वाला सवाल है, लीनियर वाला सवाल है आपका, या फिर फ्लैट एंड फ्लोर वाला सवाल है, मंथ बेस्ड पजल है, बॉक्स वाले सवाल हैं आपके, डेजिग्नेशन बेस्ड सवाल हैं, तो आप इन्हें कर लीजिए। ये तो सब आसान ही होते हैं, आप आसानी से इन्हें कर भी सकते हैं, तो इन्हें पहले करिए।
फिर जब समय बचे तो लास्ट में आप अनसर्टेन वाले सवाल को करिए। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर गलतियां होती हैं किसी सवाल में तो आपको इस बात का ध्यान, जैसे फ्लैट एंड फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया या डेजिग्नेशन हो गया, तो इसमें जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी गलतियां होती हैं। कैसी गलतियां होती हैं? जैसे बोला गया कि सी वाला डी के ऊपर रहता है, सी लिव्स अबव डी। क्यों इतना बोला? सी लिव्स अबव डी, लिख देता हूं मैं, ऐसे लिखा हुआ है सी लिव्स अबव डी, ऐसे बोला गया। तो आपने इसे ऐसे बना लिया, सी डी के ऊपर रहता है। लिखते हुए कंडीशन तो याद था, लेकिन जब बनाने गए तो कंडीशन आपको ऐसी कहीं मिल ही नहीं रही कि सी और डी एक साथ बैठ सकें। तो आप सोचोगे कंडीशन मिल ही नहीं रही मतलब गलत हो गया हमारा, फिर से पूरा चेक करो, कहोगे सब कंडीशन तो सही लिखी है। एक गलती क्या है, सी लिव्स अबव डी का मतलब यह है कि सी वाला डी के ऊपर रहता है। ये नहीं बोला गया कि ठीक ऊपर ही रहता है, हो सकता है ठीक ऊपर रहे लेकिन जरूरी भी नहीं है। तो इसे आप ऐसे लिखोगे कंडीशन बनाते हुए। तो आप जब बनाओगे तो आपको जगह भी मिल जाएगी और कंडीशन गलत भी नहीं होगी। तो कंडीशन अगर आप गलत इंटरप्रेट करके लिख रहे हैं तो यहाँ पे ही गलतियाँ होती हैं। या फिर कई बार होता है बच्चे उल्टा लिख लेते हैं, क्या कहा जाता है सी ऊपर रह रहा है, या लिख देगा सी डज नॉट लिव बिलो डी। तो इसका मतलब बच्चे उसको उल्टा लिख लेते हैं, सोचते हैं डी ऐसे होगा, सी ऐसे होगा, या फिर उल्टा लिख लिया। तो ये तो गलत ही हो गया। आपने गलत अगर कंडीशन नोट करी है तो हमेशा गलत उसका आंसर आएगा, या फिर आएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है फ्लैट फ्लोर, मंथ, बॉक्स, डेजिग्नेशन में कहीं भी, तो आप इस बात को चेक करना कि कहीं आपने इस तरह की कंडीशन को उल्टा तो नहीं लिख लिया कि ऊपर कोई होना चाहिए था, आपने ऊपर किसी और को रख दिया। ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो होती है। अभी लग रहा हो ये तो मजाक चीज़ है, नहीं, एग्जाम में आप खुद ही करके आओगे तब पता चलेगा। इसी तरह सर्कुलर या लीनियर में एक कंडीशन आपकी होती है, जैसे लिखा रहेगा कि लिखा है कि ए सिट्स 2 persons अवे फ्रॉम बी, या सी 2 persons अवे फ्रॉम सी, ऐसे लिखा है। तो इसे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं ए 2 का गैप सी। ये गलत है, इंटरप्रिटेशन ही गलत है। ये 2 पर्सन अवे का मतलब 1 का गैप होगा। इसी तरह फ्लैट एंड फ्लोर में लिखा है ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में 1 का गैप होगा। तो इस तरह की आप मिस्टेक अगर करोगे तभी आपकी पजल आरआरबी के एग्जाम में गलत होती हैं, वरना गलत नहीं होंगी। और इस तरह की अगर आप गलती करोगे तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत बनती हैं, क्योंकि आपने कंडीशन को इंटरप्रेट ही गलत किया है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने क्लास में तो कई बार बताया हुआ है, कोर्स में भी कई बार बताया हुआ है कि इस तरह की गलतियाँ आपको नहीं करनी है। एग्जाम में अगर गलत हो रहा है सवाल तो देखना, इसी तरह की कंडीशन को केवल चेक करना, कहीं आपने इस तरह की कंडीशन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी। करी होगी तभी क्वेश्चन फंस रहा है, वरना फंसने का कोई चांस नहीं। तो बाकी का जो बचा समय है वो आप अपना लगभग 15 मिनट के समय में एक एक जो इसके सवाल होते हैं वो 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपके बन जाते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और इस बात को भूलिएगा मत, आप YouTube के प्रैक्टिस सेशन में भी देखते होंगे कि अगर एक सवाल होता है जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें 2-2.5 मिनट में पजल बना लेते हैं, प्रीलिम्स लेवल की जो पजल होती है। तो 2-2.5 मिनट में आपके सवाल बन जाते हैं। एक आधा पजल आपका ऐसा जरूर इसमें होगा जिसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगे और जिसको बनाने में समय भी लगेगा, उस पजल को छोड़ करके बाकी सवाल आसान होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय को थोड़ा अपने हाथ में लेकर के चलना होगा, ताकि जहाँ पे समय लग रहा है देने का समय तो बचे। आप इतना टाइटली लेकर के चल रहे हैं कि आपने सबसे पहले आपने कठिन क्वेश्चन ही कर डाले हैं। तो कठिन क्वेश्चन जब आप करने बैठेंगे तो नंबर तो उतना ही मिलना है, लेकिन फिर समय आपको आसान वाले के लिए बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप पहले आसान और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कठिन वाले के लिए भी समय बच जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि समय सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देना है जिसमें समय कम लगता है। क्वांट में मिसलेनियस, रीजनिंग में मिसलेनियस, यहाँ से नंबर भी जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, समय भी कम लगेगा। अगर आप शुरुआत ही कर देंगे कि पैराग्राफ DI से शुरुआत कर लिया हमने, हो सकता है आसान हो, नहीं भी आसान हो, कोई भरोसा नहीं, तो दिक्कत वाली बात होगी। क्योंकि नहीं आसान हुआ, फंस गए कहीं, तो दिक्कत वाली बात होगी, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हमेशा प्रयास ये करिए, सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे जाइए जिन पे आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसमें डाउट है कि रीजनिंग और क्वांट में कौन सा सेक्शन पहले करना है, तो जो सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है वहीं से शुरुआत करिए। दोनों सेक्शन बराबर हैं तो जहाँ से मन करे वहाँ से शुरुआत करिए, लेकिन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, ज़्यादा है, शुरुआत उसी सेक्शन से होनी चाहिए। वरना फिर कॉन्फिडेंस आपका अगर शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया, एग्ज़ाम की शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर चौपट होना एग्ज़ाम तय रहता है। क्योंकि फिर आपकी वही रोने वाली कंडीशन बन जाती है, आपको लगने लगता है कि फेल हो जाएंगे, लगता है इस बार भी सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो शुरुआत को हमेशा बेटर रखना है, इस बात पे ध्यान रखिए। शुरुआत खराब हुई तो पेपर खराब होना तय है, शुरुआत अच्छी हुई तो पेपर भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर
यहाँ पे कुछ बच्चों के इस तरह के भी डाउट रहते हैं, जैसे इसमें हम ये डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन के सवाल रहते हैं, सर हमें ये नहीं आता, ये आ गया तो क्या होगा। तो ये आपने अगर सेलेक्टिव पढ़ाई करी तभी डाउट होता है ये कि सर हमें ब्लड रिलेशन नहीं आता, सर हमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, सिलॉक्स नहीं आता, या फिर फलाने ने कहा था कि पिछली बार सिलॉक्स नहीं आया था। तो इस चक्कर में कहीं पढ़ना नहीं, हर एक शिफ्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है। आपकी शिफ्ट में सिलॉक्स इक्वलिटी आ गया, किसी की शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन से अल्फा न्यूमेरिक आ गया। तो इस चक्कर में कभी मत पढ़ना कि हमारे में ये आएगा या ये नहीं आएगा, ये किसी को नहीं पता, एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा। दूसरी बात, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम सर कितना करके चलें टारगेट। तो देखिए आरआरबी का एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप मिनिमम लेकर के चलेंगे तो हमेशा मात खाएंगे। हमेशा आप 80 क्वेश्चन करने का टारगेट लेकर के चलिए दिमाग में। फिर से यहाँ पे बताऊँ, बेवकूफ़ों वाली बात यहाँ पे नहीं करनी है। आप ये नहीं कहेंगे 80 क्वेश्चन, कोई मैं ये नहीं कर 80 क्वेश्चन करने हैं, दिमाग में लेकर के चलिए कि 80 के 80 ही करने हैं। क्योंकि अगर आप 80 क्वेश्चन दिमाग में लेकर के चलेंगे तब आप कहीं जाकर के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप अपने दिमाग में ही अगर आप सोचेंगे कि हम 65 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ हमारे स्टेट में इतना गया था, तब आप कहीं ना कहीं 55 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि आप मिनिमम के बारे में सोचें या मैक्सिमम के बारे में। ऐसा समय है जब कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है, वैकेंसीज कम है और हमारे पास जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा ही है, हर साल की तुलना में ज़्यादा ही बढ़ता जाता है। तो ऐसे में अगर आप क्वेश्चन को अपने दिमाग में ही 50 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं तो कहाँ से आप 50, जितना आप सोचेंगे उतना कभी नहीं कर पाएंगे। आप 80 मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं 65 और 70 के बीच में अटकेंगे। आप 70 मान के चलेंगे तो 60 के आसपास कहीं आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसी अनुसार आपका दिमाग काम करेगा, उतने ही तेज़ी से आप काम करेंगे, उतने ही तेज़ी से आप क्वेश्चन को करेंगे। आपको लग रहा है कि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, दिमाग भी तेज काम करेगा, कहेगा अच्छा सारे क्वेश्चन, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। आप सोचें हम 85 ही करने, दिमाग में आराम से करो भाई, 2 + 2 है तो आराम से लिख रहे हो 4, आप कोई बात नहीं, एक बार चेक भी कर ले रहे हो। कैसे? ऐसे आदिमानव की तरह डंडी खींच करके 1 1 2 3 4, है ना। नहीं, आपको लग रहा है 80 क्वेश्चन करने हैं तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन भी आप ओरली करोगे, अगर आपने सीख रखे हैं, मैंने तो कई बार सिखा रखे हैं, है ना। तो बाकी मेरी तरफ से यही सलाह है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे ही कि आपने क्या गलती करी। और ये गलतियां मैंने बहुत देखी हैं, बहुत सारे बच्चों का देखा है। सिलेक्शन नहीं हो पाने का रीज़न ये होता है कि उनकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती। पहले कोई पजल मिल गई तो करने लग गए, पहले DI मिल गई तो करने लग गए और उसी में फंस के रह गए, समय बर्बाद कर दिया। समय बर्बाद हुआ आपका, वापस लौट के नहीं मिलना। 45 मिनट आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स आप निकाल लीजिए, बहुत कंपटीशन रहता है। मेंस में तो जो अब अच्छे बच्चे होते हैं वही निकाल पाते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। सभी लोगों को बाय।